नमस्कार दोस्तों, महीनों से चल रही रशिया यूक्रेन वॉर में एक बड़ा ट्विस्ट आ गया है। इस नक्शे को देखिए। ये नक्शा दिखाता है रशिया से बाहर जा रही इंटरनेशनल फ्लाइट्स 21 सितंबर को। इनमें से हर एक फ्लाइट पर हर एक सीट कंप्लीटली सोल्ड आउट थी। इन फ्लाइट्स के प्राइसेस एक्सपोनेंशियली बढ़ चुके हैं और ज्यादातर रशियंस के लिए अनअफोर्डेबल बन चुके हैं। इनमें से सबसे सस्ती फ्लाइट थी मॉस्को से जा रही दुबई की फ्लाइट 3 लाख रूबल्स की, जो कि करीब 4 लाख रुपए होता है। ये 5 गुना ज्यादा है एक एवरेज रशियन की मंथली तनख्वाह से। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों में गूगल पर नंबर 1 सर्च टर्म पता है क्या रही है रशिया में? हाउ टू ब्रेक योर आर्म एट होम। लोग गूगल पर सर्च करने लग रहे हैं कि वो खुद से अपना हाथ कैसे तोड़ सकते हैं घर बैठे बैठे। जानते हो दोस्तों, ये सब क्यों होने लग रहा है? क्योंकि हाल ही में रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने अपने देश में पार्शियल मोबिलाइजेशन डिक्लेयर कर दी है। इसका मतलब है कि जो रशिया में आम लोग इस वॉर में हिस्सा नहीं लेना चाहते, उन्हें भी जबरदस्ती अब फ्रंट लाइन पे भेजा जा रहा है और लड़ने को कहा जा रहा है। यही कारण है कि लोग डेस्परेशन में आकर देश छोड़कर भागना चाह रहे हैं। कोई भी फ्लाइट मिल जाए, कितने भी दाम पर मिल जाए, कहीं की भी मिल जाए, किसी तरीके से देश छोड़कर भागो। रशिया के बॉर्डर्स पर ट्रैफिक जैम लग गए हैं। Russians are mobilizing on the streets of Moscow, chanting, "Send Putin to the trenches." Hundreds of demonstrators have been detained for saying, "Not me." Other Russians are fleeing the country. Flights from Moscow to all visa-free destinations selling out quickly. There are also long lines of cars heading to Finland, which has open border. और जिन लोगों के पास भागने का कोई जरिया नहीं बचा, वो सोच रहे हैं कि अपने ही हाथ तोड़ दे, हड्डियां तोड़ दे और इसी बहाने कहीं मेडिकल रीजंस की वजह से हमें भर्ती ना कराया जाए। Russian President Vladimir Putin just escalated his invasion of Ukraine. I think it is necessary to support the decision to partially mobilize citizens of Russian Federation. A partial military mobilization. Putin says Moscow will respond with all the means if Russia's territorial integrity is threatened. ट्विटर पर किए गए इस ट्वीट को देखिए जरा, जो कि एक रशियन बंदे ने किया था 12 सितंबर को। टाइम टू काउंटर द काउंटर अटैक ऑफ द काउंटर अटैक। दे आर द रशियन एलीट, बॉर्न टू कम्पीट, नेवर रिट्रीट, लिविंग और डेड, ऑलवेज अहेड, फेड बाय योर ड्रेड। बड़े जोश में इस लड़के ने रशियन आर्मी के सपोर्ट में लिखा था, लेकिन करीब 20 सितंबर के अराउंड इस सेम अकाउंट ने ये ट्वीट किया, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन माय they want to send us to war while they have fun in their yachts and send their kids to school in the west. Okay, that's it. Now I fully support Ukraine. Russia. Guess what? I just received a convocation for mobilization. No way I join. They are clearly losing if they think that I am their last hope. मतलब जब तक जंग टीवी पर चलने लग रही है और आप अपने घर के कंफर्ट में बैठकर देखने लग रहे हो जंग को, तो बड़ा मजा आता है कि हाँ, हमारा देश, हमारी टीम जीत रही है। लेकिन जब ये जंग आपके दरवाजे पर आकर खटखटाने लग जाती है और आपकी खुद की जान को खतरा हो सकता है, तब आपको एहसास होता है कि इस जंग के एक्चुअली में क्या मायने हैं। बहुत से रशियन लोगों के लिए अभी तक ये जंग एक ऐसी जंग थी जो यूक्रेन में होने लग रही थी। उनकी जिंदगी पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ रहा था। हाँ, थोड़ी इकोनॉमी डाउन चली गई थी, कुछ अमेरिकन कंपनीज ने देश को छोड़ दिया था, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी उनकी आमतौर पर चले जा रही थी एक आम रशियन के लिए। लेकिन अब जब ऐसा मोड़ आया इस जंग में जहां पर आम रशियन जनता को भी धकेला जा रहा है इस जंग में, अब उन्हें एहसास हो रहा है कि एक वॉर के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। आज से कई महीने पहले जब रशिया ने इन्वेड किया था यूक्रेन को, उम्मीद यही लगाई थी उन्होंने कि वो जल्दी से अपनी बड़ी सी आर्मी को लेकर मार्च करेंगे यूक्रेन की राजधानी कीव तक और वहां की यूक्रेनियन सरकार को गिरा देंगे। कहा जाता है कि पुतिन ने उम्मीद करी थी रशियन आर्मी सिर्फ 3 दिन के अंदर पूरे यूक्रेन देश को खत्म कर देगी, कब्जा जमा लिया जाएगा। प्लान ये था कि रशियन आर्मी इतनी जल्दी एक्ट करेगी कि यूक्रेनियंस को अपने आप को डिफेंड करने का मौका ही नहीं मिल पाएगा और बाकी देश सोचते रह जाएंगे कि मदद करें ना करें और इतनी देर में काम खत्म हो जाएगा। लेकिन ये प्लान बुरी तरीके से फेल हो गया। पुतिन और रशियन आर्मी ने बुरी तरीके से अंडर एस्टिमेट किया यूक्रेनियंस के जज्बे को कि किस हद तक वो जाने को तैयार हैं अपने देश को डिफेंड करने के लिए, अपनी आजादी के लिए। जैसे जैसे ये वॉर लंबी खिंचती चली गई, वैसे वैसे और देश यूक्रेन के सपोर्ट में आए। शुरू के 1 महीने में एक ऐसा पॉइंट आया था जब रशियन आर्मी बहुत करीब पहुंच चुकी थी कीव के। और इस नक्शे को देखिए, दिखाता है कि कितना एरिया एट इट्स पीक रशियन आर्मी ने यूक्रेन के अंदर ऑक्यूपाई कर लिया था। लेकिन इन्वेजन के करीब 1 महीने बाद रशिया को पुल बैक करना पड़ा कीव से और उन्होंने अपना गोल बदल लिया। उन्होंने कहा कि हमारा गोल है लिबरेशन ऑफ डोनबास रीजन, जो ईस्टर्न यूक्रेन में रीजन लाई करता है। तब से लेकर अब तक कई महीनों तक एक स्टेलमेट की सिचुएशन बनी रही। जितना एरिया रशिया ने ऑक्यूपाई किया था वो मोर और लेस बना रहा, जितना एरिया यूक्रेन ने अपने आप का बचाए रखा था मोर और लेस बना रहा।
लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में यूक्रेन ने पूरा मोड बदल दिया है इस जंग का। धीरे धीरे करके यूक्रेनियन आर्मी ने और एरियाज को वापस लिबरेट किया जो रशियन ऑक्यूपेशन में थे और वापस अपने देश के हवाले किया। आज के दिन जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरीके से दिखती है। अगर आप नक्शे में देखेंगे, रेड एरिया रशियन ऑक्यूपेशन के अंडर है, येलो वाला एरिया कंप्लीट यूक्रेनियन कंट्रोल में आ चुका है। सिर्फ ईस्ट और साउथ में ही कुछ एरिया है जो एक्चुअली में रशियन ऑक्यूपेशन के अंडर है। करीब 80% यूक्रेन अभी के लिए सेफ हो चुका है रशियन इन्वेजन से। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये जानने वाली है कि जो एरिया अभी भी रशियन ऑक्यूपेशन के अंडर है उसमें से करीब 1/3 एरिया ऑलरेडी रशियन ऑक्यूपेशन के अंडर था 2014 से। थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा आपको यहाँ पर। यूक्रेन के जो साउथ में पेनिनसुला है, इसका नाम है क्रीमिया। 2014 से पहले ये यूक्रेन का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 2014 में रशिया ने इसको ऑक्यूपाई किया और एक कंट्रोवर्शियल रेफरेंडम कराया गया यहाँ पर, जिसका आउटकम ये निकला रशिया के अकॉर्डिंग कि वहां रहने वाले लोग रशिया का हिस्सा इसे बनाना चाहते थे। 2014 में ही वहां पे रशियन बैक्ड सेपरेटिस्ट ने एक वॉर करी यूक्रेन के खिलाफ, और वहां पर एक्चुअली में रशिया के 2 प्रॉक्सी देश एग्जिस्ट करते हैं, डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक और लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक। हालांकि बाकी बहुत कम देश इन 2 देशों को रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन 2014 के बाद से प्रैक्टिकली ये 2 देश एग्जिस्ट करते हैं। तो टेक्निकली देखा जाए 2014 से ही ये वाले एरियाज ऑलरेडी रशियन ऑक्यूपेशन में रहे थे, लेकिन फिर इस साल फरवरी 24 को रशियन आर्मी ने फुल स्केल इन्वेजन लॉन्च किया यूक्रेन का और पूरे देश पर कब्जा जमाने की कोशिश करी। और जैसा मैंने बताया, अब यूक्रेन ने सक्सेसफुली फाइट बैक किया। लेकिन एक सवाल यहाँ पर आपके दिमाग में आएगा, क्या कारण है कि यूक्रेन जैसा देश रशिया जैसे बड़े देश के सामने इतना टिक पा रहा है? क्या कारण है कि यह मोमेंटम यूक्रेन के फेवर में आ चुका है? सबसे बड़ा रीजन है यहाँ पर अमेरिका के द्वारा सप्लाई किए गए हाईटेक हथियार। एक बड़ा ही यूजफुल हथियार यूक्रेन के लिए यहां पर रहा है ये अमेरिकन मेड रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, जिसे बुलाया जाता है HIMARS, यानी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम। ये एक ऐसा रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है जो बहुत ही एडवांस्ड है, एक्सट्रीमली प्रिसाइज है ये, और एक बड़ी रेंज पर फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये रॉकेट्स जो यूक्रेन को दिए गए हैं, ये हिस्सा है जो बाइडेन के $10 बिलियन के मिलिट्री एड प्लान का, जो यूक्रेन को प्रोवाइड किया जा रहा है। प्लान बड़ा ही सिंपल है। एक लंबे डिस्टेंस से यूक्रेन ने इन रॉकेट सिस्टम्स का इस्तेमाल किया रशियन रेलवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स पे हमला करने के लिए। रशियंस मोस्टली ट्रक्स का इस्तेमाल करते हैं सप्लाईज को लाने के लिए फ्रंट लाइन पर, और जब इन ट्रक्स को ऑफलोड किया जाता है, यूक्रेन इन रॉकेट्स का इस्तेमाल कर देता है उन्हें फोड़ने के लिए दूर खड़े खड़े। यूक्रेन के पास अब इतने हाईटेक एडवांस्ड हथियार आ चुके हैं कि यूक्रेन के हवाई जहाज क्रीमिया के अंदर मिलिट्री टारगेट्स को भी अब हिट करने लग रहे हैं। By contrast, Bayraktar must fly much closer to the target to release its MAM-L bombs. This boost in range will allow Ukrainian drone operators to conduct standoff attacks. अर्ली अगस्त में इन्होंने एक एयरबेस और रशियन ब्लैक सी फ्लीट के हेडक्वार्टर्स पर हमला किया था क्रीमिया के अंदर। यही कारण है कि इस कॉन्फ्लिक्ट में अब रशिया मजबूर हो रहा है और सोल्जर्स को यूज करने पर उन्हें जबरदस्ती अपनी आम जनता को धकेलना पड़ रहा है वॉर में। रशिया तो क्या कहा जाए, यहाँ पर सिर्फ पुतिन कहना चाहिए। लेकिन ये सब सुनकर आपको लगेगा कि अब क्या इसका मतलब ये हुआ कि यूक्रेन इस वॉर को जीत जाएगा? ये समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि जीतने का मतलब क्या है ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में, और इसको समझाएंगे मोहक। आप जानते ही होंगे मोहक मंगल को सोच यूट्यूब चैनल से हैं, बढ़िया इन डेप्थ रिसर्च ड्रिवन वीडियोस बनाते हैं। अगर आपने इनका चैनल जाके सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो वो भी कर सकते हैं। ये है लेफ्टिनेंट अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी। उनकी सुपरविजन के दौरान करीब 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने सरेंडर किया था इंडियन और बांग्लादेशी आर्मी के सामने, जिससे बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस मिली। यूजुअली वॉर्स ऐसे ही खत्म होती है जब एक आर्मी एक दूसरी आर्मी के सामने सरेंडर करती है। ऐसा ही हुआ था जब जर्मन आर्मी ने सरेंडर किया था वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, और जब सदर्न कन्फेडरेशन ने सरेंडर किया था अमेरिकन सिविल वॉर में। पर जब कोई वॉर खत्म नहीं होती तो हम कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है? ऐसी सिचुएशन में कुछ लोग बोलते हैं कि हमें देखना चाहिए कि कौन सी आर्मी टेरिटरी जीत रही है और कौन सी आर्मी टेरिटरी खो रही है। पर जैसे हमने डोनबास रीजन की फाइटिंग में देखा है कि ऐसी जांच करने से हमें ये पता नहीं चलेगा कि कौन सी आर्मी वॉर जीत रही है। ऐसी सिचुएशन में एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हमें 3 टेस्ट करने चाहिए ये जांचने के लिए कि कौन सी आर्मी जीत रही है। पहला टेस्ट है ये देखने के लिए कि इनिशिएटिव किसके पास है एक वॉर में। अगर साधारण भाषा में बोलूं तो इनिशिएटिव का मतलब हुआ कि आपकी आर्मी डिसाइड कर रही है कि जंग में होना क्या चाहिए और दूसरी आर्मी उसके खिलाफ बस रिएक्ट कर रही है, मतलब एजेंडा आपकी आर्मी सेट कर रही है। जैसे हमने इस जंग में देखा कि सबसे पहले रशिया ने यूक्रेन को अटैक किया, जिसका मतलब है कि एजेंडा रशिया ने सेट किया, क्योंकि इस अटैक के खिलाफ यूक्रेन पूरी तरह से तैयार नहीं था। इसी वजह से उनकी आर्मी को
रशियन अटैक के खिलाफ रिएक्ट करना पड़ा। पर पिछले 2 महीनों के दौरान सिचुएशन बदल गई है, क्योंकि अब रशिया के पास सरप्राइज फैक्टर नहीं है और क्योंकि अमेरिका और दूसरे यूरोपियन देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, इस वजह से यूक्रेन भी अपना एजेंडा सेट कर पाया है। क्राइमिया में मिलिट्री टारगेट्स को अटैक करने के अलावा Ukraine's military says 9 Russian planes were just destroyed at an airbase in Crimea. यूक्रेन के आर्टिलरी अटैक्स ने रशियन आर्मी की सप्लाई चेन को एक बहुत बड़ा झटका दिया है। अब यूक्रेन के पास भी चांस है अपना काउंटर अटैक स्टार्ट करने का, जहां वो इस रशियन सप्लाई चेन को टारगेट करके अपनी टेरिटरी वापस ले सकती है। Ukraine launched counterattacks against Russian troops, taking back several villages and towns over the weekend. रीसेंट न्यूज रिपोर्ट्स की माने तो ऐसे काउंटर अटैक की चांसेस सबसे ज्यादा है सदर्न यूक्रेन में, पर सदर्न यूक्रेन में कहां ये कहना थोड़ा मुश्किल है। तो ये था पहला टेस्ट कि किसके पास इनिशिएटिव है। दूसरा टेस्ट है कि कौन सी आर्मी वॉर ऑफ एट्रिशन जीत रही है। वॉर ऑफ एट्रिशन का सिंपली मतलब है कि कई बार कोई भी आर्मी 2-3 दिन में कोई जंग नहीं जीतती, बल्कि वो जंग जीतती है महीनों के दौरान दूसरी आर्मी को थका कर, और जो आर्मी थक जाएगी और अपना मनोबल हार जाएगी वो जंग भी हार जाएगी। इसी को बोलते हैं वॉर ऑफ एट्रिशन। ये इमेजेस है बैटल ऑफ वर्डन से, जो वर्ल्ड वॉर 1 की एक बहुत फेमस बैटल है फ्रांस और जर्मनी के बीच। 1916 में ये बैटल करीब 303 दिन तक चली थी, और ये तब तक चली जब तक जर्मन फोर्सेस के पास ना ही सोल्जर्स थे, ना घोड़े और ना खाना। ये एक फेमस एग्जाम्पल था वॉर ऑफ एट्रिशन का, और ऐसी ही वॉर अब डोनबास रीजन में भी हो रही है। दोनों यूक्रेन और रशिया लगातार आर्टिलरी अटैक्स कर रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, ताकि वो अपने दुश्मन को थका दे। अब चाहे रशियन डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि केवल 6000 रशियन सोल्जर्स ही मरे इस जंग के दौरान, यूएस मिलिट्री के हिसाब से वास्तव में 70 से 80 हजार रशियन ट्रूप्स की मौत हुई है। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि यूएस तो ऑब्वियसली ये बोलेगा कि कई रशियन ट्रूप्स मारे गए हैं, क्योंकि अमेरिका तो दूसरी साइड में है। पर कई इंडिपेंडेंट सोर्सेज ने भी कहा है कि रशियन मिनिस्ट्री के एस्टिमेट से कई ज्यादा सोल्जर्स मारे गए हैं, जबकि लोगों ने अनुमान लगाए हैं करीब 10,000 यूक्रेनियन सोल्जर्स मारे गए हैं। 70% з них зараз є або вже не боєздатними через важкі поранення, або загиб। अब आप ये भी बोल सकते हो कि रशियन आर्मी तो यूक्रेनियन आर्मी से बहुत बड़ी है, तो चाहे ज्यादा सोल्जर्स जरूर मरे हो रशिया के, इसका मतलब ये नहीं है कि रशिया वॉर ऑफ एट्रिशन हार रहा है। अब जंग के दौरान कितने सोल्जर्स मारे गए हैं वो एक फैक्टर है, दूसरा फैक्टर है सोल्जर्स का मनोबल। और कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूक्रेनियन सोल्जर्स का मनोबल ज्यादा है क्योंकि वो अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, जबकि हमने न्यूज फुटेज में देखी है कि कैसे कई रशियन लड़के अपना देश छोड़कर भाग रहे हैं क्योंकि वो आर्मी में भर्ती नहीं होना चाहते, जो एक अंदेशा है कि रशियन आर्मी का भी मनोबल इतना ज्यादा नहीं होगा। तो ये था दूसरा फैक्टर, वॉर ऑफ एट्रिशन। और इस टेस्ट में दोनों देश थोड़े क्लोज हैं, पर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यूक्रेन जीत रहा है इस चीज में। तीसरा टेस्ट है कि किस आर्मी के पास ज्यादा कैपेसिटी है जंग लड़ने की। अब दोनों आर्मी के सोल्जर्स मारे जा रहे हैं और उनके सप्लाईज भी खत्म हो रहे हैं, पर कौन सी आर्मी ज्यादा समय तक टिक पाएगी, इस टेस्ट को जांच करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हमारे पास इतना एविडेंस नहीं है रशिया की साइड से और यूक्रेन की साइड से। अब सबसे पहले बस सोल्जर्स के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में क्लियर एविडेंस है कि रशिया के पास ज्यादा सोल्जर्स हैं यूक्रेन के कंपैरिजन से। इसी वजह से व्लादिमीर पुतिन 3 लाख रशियन लड़कों को मिलिट्री में इंडक्ट कर पाए थे, और हमें ये भी पता है कि रशिया ने अपने सारे सोल्जर्स डिप्लॉय नहीं करे हैं इस जंग के लिए। अब दूसरी चीज है इक्विपमेंट। अब ये जांचना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हमें पता है कि यूक्रेन के पास तो खुद का इतना इक्विपमेंट है नहीं, जो इक्विपमेंट आ रहा है वो दूसरे देशों से आ रहा है। पर ये देश कब तक यूक्रेन को इक्विपमेंट देंगे वो डिसाइड करेगा कि किस देश के पास ज्यादा कैपेसिटी है। अगर हम इस टेस्ट की बात करें तो या तो आप ये बोल सकते हो कि रशिया आगे है या फिर दोनों देश एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। तो अब इन तीनों टेस्ट का मतलब है क्या? हम बोल सकते हैं कि यूक्रेन 1 या 2 टेस्ट में रशिया से आगे है, तो क्या इसका मतलब है कि यूक्रेन ये जंग जीत जाएगा? डिपेंड करता है कि यूक्रेन काउंटर अटैक कर पाएगा सक्सेसफुली या नहीं। इस मैप को देखिए वापस। यूक्रेन के पास 2 ऑप्शंस बचे हैं अगर वो अटैक करना चाहता है। पहला ऑप्शन है खरसन को कंट्रोल में वापस लेना, जो अकेला प्रोविंशियल कैपिटल है जो रशियन आर्मी के कब्जे में है। खरसन को वापस लेने से यूक्रेनियन आर्मी का मनोबल और बढ़ जाएगा और वेस्टर्न देशों को भी एक सिग्नल जाएगा कि जो भी उनका सपोर्ट है वो एक्चुअली काम आ रहा है, इसलिए उनको ये सपोर्ट रोकना नहीं चाहिए। दूसरा और ज्यादा डेंजरस ऑप्शन ये है जहां यूक्रेनियन फोर्सेस इस शहर से साउथ डायरेक्शन में पुश करने की कोशिश करेंगे। इस प्लान के तहत यूक्रेनियन फोर्सेस रशिया की उन सप्लाई लाइंस को डैमेज करने की कोशिश करेंगी
जो क्राइमिया और डोनबास रीजन को कनेक्ट करता है, जिसकी वजह से रशिया का कंट्रोल इस रीजन पर डगमगा सकता है। पर अगर यूक्रेन इस चीज में सक्सेसफुल नहीं रहा तो उनकी आर्मी ट्रैप हो सकती है रशियंस के बीच। इसके अलावा हमें एक और चीज याद रखनी चाहिए इस जंग के बारे में कि मिलिट्री ऑपरेशंस में डिफेंड करना रिलेटिवली ज्यादा इजी होता है अटैक करने से। अभी तक यूक्रेन मोस्टली डिफेंड करता है, क्या वो काउंटर अटैक कर पाएगा? पर इस पूरी सिचुएशन में एक चीज क्लियर है कि दोनों में से किसी भी आर्मी को टोटल विक्ट्री नहीं मिलेगी। सिक्योरिटी एक्सपर्ट एमा एशवर्ड ने कहा कि ना रशिया पूरा यूक्रेन ले पाएगा और ना यूक्रेन रशिया को पूरी तरह बाहर निकाल पाएगा। मोस्ट लाइकली ये जंग खत्म होगी नेगोशिएशन के दौरान। वो देश जो जंग में एजेंडा सेट कर रहा होगा वो नेगोशिएशन के दौरान भी एजेंडा सेट कर पाएगा। अब कुछ लोगों के बीच ये भी डर है कि अगर रशिया ये जंग हारने लग गया तो व्लादिमीर पुतिन न्यूक्लियर वेपन्स यूज कर सकते हैं। अपनी रीसेंट स्पीच में उन्होंने धमकी भी दी कि वो न्यूक्लियर वेपन्स यूज कर सकते हैं, पर मोस्ट एक्सपर्ट्स की माने तो ये चीज एक धमकी ही है बस। वो कहते हैं कि व्लादिमीर पुतिन भी जानते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स यूज करने का क्या मतलब होगा और वो शायद ये वेपन्स तभी यूज करने का सोचेंगे जब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा। एक्सपर्ट्स ने कहा कि क्योंकि व्लादिमीर पुतिन ने 3 लाख और सोल्जर्स को बुलाया इस जंग के लिए, वो दिखाता है कि न्यूक्लियर वेपन्स यूज करना बस एक धमकी ही है, क्योंकि उनके पास कई और ऑप्शंस है। अभी भी वो और भी सोल्जर्स बुला सकते हैं, और भी इक्विपमेंट यूज कर सकते हैं, यूरोपियन देशों को नेचुरल गैस बेचना बंद कर सकते हैं, और अगर वो बहुत ही डेस्परेट हो गए तो वो यूक्रेन के एनर्जी सप्लाई और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी टारगेट कर सकते हैं। इसलिए कोई भी न्यूक्लियर जंग की संभावना अभी ना के बराबर ही है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि व्लादिमीर पुतिन अभी दबाव में नहीं है। दोस्तों, ये है एंटली गेराश्चेंको। ये मॉस्को एविएशन इंस्टीट्यूट के फॉर्मर हेड थे, जो कि वन ऑफ द टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है रशिया में। मैं थे क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अब ये नहीं रहे। जिस समय व्लादिमीर पुतिन अपना भाषण दे रहे थे, पार्शियल मोबिलाइजेशन डिक्लेयर कर रहे थे, उसी समय ये खबर निकली कि गेराश्चेंको की हत्या हो गई है। ये एक बड़ी ही ऊंची हाइट से यूनिवर्सिटी की दीवारों से नीचे गिर गए। एक्सीडेंट कहा जा रहा है ये कि ये बाय चांस नीचे गिर गए एक लंबी हाइट से। सुनने में हत्या बड़ी मिस्टीरियस सी नहीं लग रही। इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है? हाल ही में ऐसी कई मिस्टीरियस हत्याएं हुई हैं रशिया में, कुछ बड़े फेमस रशियन लोगों की। ऐसी ही एक हत्या हुई 1 सितंबर को ओलिगार्क राविल मागानोव की, जो कि चेयरमैन थे रशिया की 2nd लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर कंपनी लुक ऑयल की। वो हॉस्पिटल की 6 मंजिला खिड़की से नीचे गिर गए। इस पर कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है कि वो उस हॉस्पिटल में क्यों थे, कैसे नीचे गिरे। लेकिन एक चीज जरूर है, मागानोव उन रेयर ओलिगार्क्स में थे जो पुतिन को क्रिटिसाइज कर रहे थे पुतिन के इस इन्वेजन को लेकर। उन्होंने इस कॉन्फ्लिक्ट को एक ट्रेजेडी बताया था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि रशियन गवर्नमेंट और पुतिन का यहाँ पर डायरेक्ट हाथ है इन हत्याओं में। जिन जिन बड़े इन्फ्लुएंशियल लोगों ने पुतिन के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करी है, उनकी अचानक से मिस्टीरियसली कोई हत्या हो जाती है। ये एक्सपर्ट्स इस चीज के एविडेंस के तौर पर 16 मार्च की इस स्पीच को साइट करते हैं, जब पुतिन ने कहा कोई भी प्रो वेस्टर्न और एंटी वॉर रशियन जो दिखेगा वो ट्रेटर और स्कम कहलाया जाएगा। यानी जो भी मेरे इस डिसीजन को क्रिटिसाइज करेगा उसे देशद्रोही कहा जाएगा, और ऐसे देशद्रोहियों को हम थूक कर बाहर निकालेंगे रशिया से। असल में अगर आप पुतिन का इतिहास देखोगे तो इन्हीं चीजों से भरा हुआ है। जब से पुतिन का शासन रहा है रशिया में, करीब 107 जर्नलिस्ट और दर्जनों पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को मारा जा चुका है पुतिन के साथ। ये एक बहुत बड़े कोइंसिडेंस की बात है कि जो भी रशियन प्रेसिडेंट के खिलाफ आवाज उठाता है या डिसएग्री करता है, उसकी अचानक से हत्या हो जाती है। लेकिन अब इंटरेस्टिंग चीज देखने वाली ये है कि जैसे जैसे ये वॉर और खिंचती चली जा रही है, रशिया को यहाँ पर मोबिलाइजेशन करनी पड़ रही है, वैसे वैसे रशियन लोगों के अंदर गुस्सा और बढ़ता जा रहा है। जो लोग पुतिन के खिलाफ हैं, शायद से रशिया के अंदर उन लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कई प्रो पुतिन लोगों ने भी अपनी राय बदल ली है और उन्होंने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं पुतिन के खिलाफ। तो यहाँ पर हाई पॉसिबिलिटी है कि अगर यूक्रेन रशिया को इस कॉन्फ्लिक्ट में हरा देता है तो ब्लेम पुतिन पर ही जाएगा और पब्लिक ओपिनियन पुतिन के कंप्लीटली अगेंस्ट हो सकता है। अगर पॉलिटिकल ऑपोजिशन को जगह मिल पाए यहाँ पर तो ये पुतिन का अंत भी हो सकता है। एनीवेज, इस वीडियो का कंक्लूजन यहाँ पर यही है दोस्तों कि जो रशिया का इनिशियल इन्वेजन अटेम्प्ट था यूक्रेन में, वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुका है। यूक्रेन ने अपने देश की सॉवरेनिटी को बचा लिया है, काफी हद तक अपने देश को पूरी तरीके से सिक्योर कर लिया है। जो ईस्टर्न और सदर्न रीजन्स में वॉर अभी चल रही है, हो सकता है वो एक लंबे समय तक खिंचती चली जाए, क्योंकि दोनों साइड्स की तरफ से यहाँ पर उम्मीद यही लगाई जा रही है कि दूसरी साइड थक जाएगी, हार मान लेगी। लेकिन इसी बीच भारी सिविलियन और मिलिट्री की कैजुअलिटीज देखने को मिल रही हैं। 1 करोड़ से ज्यादा लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं।
उम्मीद बस यही है कि जल्द ही यहाँ पर इस कॉन्फ्लिक्ट का अंत होगा। वीडियो पसंद आया तो यहाँ पर क्लिक करके और ऐसे जियोपॉलिटिक्स पर वीडियोस देख सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट है बहुत से अलग अलग जियोपॉलिटिकल टॉपिक्स पर। बहुत बहुत धन्यवाद।